Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay. Good morning, sir. So what did we do in the last class? Morning, sir. दिए थे होमवर्क सर, कुछ बना नहीं है। सर्कुलर Homework क्या दिए थे? हेलो. Yes, sir. होमवर्क दिए थे। Okay. कौन सा दिया था असाइनमेंट? 2.3 and 2.4. 2.3 का दिया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 10, 15, 19, 20, 21, 22, 31, 37. Okay. Okay. ओके. सो बताइए कौन सा डाउट है इसमें से? हेलो. हेलो. Yes, क्वेश्चन sir. नंबर 2 भी बताया था। क्या हुआ? तो इसके अलावा भी क्वेश्चन थे। नहीं, इसमें से कौन से नहीं हुए बताइए. क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ है यहाँ पे? सर आपने दिया था। आपने दिया था सर। कल ही दिया था मैंने. यस सर। यस सर। अच्छा, 2 भी है. और बताइए. अब ठीक है सर। ठीक है इतना? हाँ बताइए क्या डाउट है? 2. यस सर। ओके. और बताइए. क्वेश्चन नंबर सर 33 देख लीजिए। 33 दिया था मैंने. यस सर। नहीं सर, 33 तो नहीं था सर। दिया था। ओके. और बताइए. सर कल जो दिए थे वो बताइए. कल 30 भी दिया। 30 भी सर। 30 भी दिए थे, 32 भी था। 2 35। अच्छा. थर्टी भी था, 32 भी था, 35. ओके. ठीक है. ओके. तो इसमें से बताइए कौन से क्वेश्चन है. कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं अभी, फिर उसके बाद में कुछ थियरी पढ़ेंगे, फिर बाकी के नेक्स्ट क्लास में करेंगे. 2 डाउट है. और बताइए कौन सा डाउट है? सर क्वेश्चन नंबर 22। 22 डाउट है. और बताइए. 30। 30. यस। ओके. 37। और बताइए. 35 सर। और हो गया. 15। 32 सर। ओके. ठीक है. तो हम स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है? अ बाइक राइड्स इनसाइड अ वेल. ओके. 21 में देखो। ओके. तो सेकंड से स्टार्ट करते हैं. ओके. इन द सेकंड क्वेश्चन इट सेज दैट a bike stuntman rides inside a well of frictionless surface given by z is equal to ax square plus y square. Okay. Under the action of gravity acting in negative z direction. Okay. What speed should be maintained to be able to ride at a constant height without falling down? ठीक है. तो बताइए मुझे ये ग्राफ क्या होता है? z इज इक्वल टू, अगर मैं एक्स स्क्वायर लिखूं सिंपली, तो क्या होता है ये? पैराबोला पैराबोला होता है. यस सर। तो ये इस तरीके से पैराबोला होता है. अब अगर z इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर भी है, वाई स्क्वायर भी है,
अब बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सम क्वांटिटी दिया हो तो वो किसकी इक्वेशन है? सर्कल की। सर्कल की, है ना? सर तो z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो एक पैराबोला है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक पर्टिकुलर z पे जो है सर्कल है। इसका मतलब क्या है कि इस पैराबोला को घुमा देंगे तो ये बन जाएगा, यस सर। सर्कल में घुमा देंगे तो ये बन जाएगा कि नहीं? तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। ये पैराबोला है, यहाँ पे ये x है, ये y है और ये z है। तो ये इस तरीके से घुमा देंगे सर, समझ गए? जैसे कि किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल को घुमाते हैं तो कौन बनता है ना, तो इसको Yes, sir. घुमाएंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, अब हमें पूछा है कि किसी पर्टिकुलर z0 पे ये पार्टिकल घूम रहा है। ठीक है, तो पर्टिकुलर z0 पे पार्टिकल मान लो घूम रहा है। ना? तो z0 पे पार्टिकल घूम रहा है मतलब z0 क्या है, उसकी हाइट है। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि क्या स्पीड मेंटेन करनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए इस पैराबोला का पर्टिकुलर स्लोप पे, पर्टिकुलर हाइट पे स्लोप अगर निकालेंगे तो पूरे सर्कल पे स्लोप सेम रहेगा, यस सर। है ना? यहाँ पे भी वही स्लोप रहेगा, हाँ, अंदर सर। जाएंगे तो वही स्लोप रहेगा, यहाँ पे वहां से स्लोप। ठीक है, तो किसी भी ये जो सर्कल काट रहा है ये वाला z0, है ना? तो ये कुछ इस तरीके से है, तो इसके किसी भी क्रॉस सेक्शन पे जो है स्लोप सेम रहेगा हर पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर z0 पे। क्लियर बात? ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर हम z इज इक्वल टू ax स्क्वायर लेते हैं, मतलब y इज इक्वल टू 0 का प्रोजेक्शन लेते हैं, तो y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, z इज इक्वल टू ax स्क्वायर बन जाएगा। Yes. तो यहाँ पर क्या होगा, z इज इक्वल टू z0 यहाँ पे होगा, है ना? z इज इक्वल टू z0 होगा, तो ये एंगल हमें पता करना है। तो z इज इक्वल टू z0 पे x0 क्या होगा, है ना? और दूसरी बात ये है कि हमें ये एंगल पता करना है, ये एंगल पता करना है tan थीटा। ठीक है, tan थीटा का पता इसलिए करना है क्योंकि हमें यहाँ पे इक्वेशन लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे बताइए कि z इज इक्वल टू z0 पे x0 की वैल्यू क्या है? अंडर रूट z0 बाय a, है ना? मतलब कि जिस रेडियस पे घूमेगा उसकी वैल्यू कितनी है, x0 इज इक्वल टू अंडर रूट z0 बाय। ठीक है, अब दूसरी बात हमें पता करना है कि यहाँ पर ये एंगल कितना है, ये वाला। ठीक है, तो इसके लिए हम देखेंगे tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है बताइए, स्लोप होता है। स्लोप कहां पर, स्लोप क्या होता है dz बाय dx, और कहां पर x इज इक्वल टू x0 पे। ठीक है, तो dz बाय dx क्या होगा बताइए, dz बाय dx क्या होगा, 2 2a इंटू एक्स एट एक्स इज इक्वल टू s0। तो यहां से tan थीटा आ जाएगा हमारा, मतलब जो स्लोप है वो आ जाएगा 2a इंटू x0। तो x0 कितना है, अंडर रूट z बाय a, तो आ जाएगा 2 इंटू अंडर रूट z0 a। ठीक है, तो रेडियस आ गई x0 जो कि अंडर रूट z0 बाय है, और उस x0 पे जो है एंगल जो है tan थीटा है वो कितना है, 2 अंडर रूट z0 बाय z0 इंटू a। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं फिर से। tan थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू एक्स एट एक्स इज इक्वल टू x0, बिल्कुल करेक्ट। tan थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू a तो वहीं रहेगा, x इज अंडर रूट z0। ठीक है, ओके। अब देखिए यहां पर जो है पार्टिकल जो है ये मोशन कर रहा है। ठीक है, फिर से बना देता हूं इसे। ठीक है, तो पार्टिकल जो है किसी एक z0 पे मोशन कर रहा है, सर्कुलर। ठीक है, तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस होंगे, एक फोर्स तो होगा ग्रेविटी का। ठीक है,
एक फोर्स होगा नॉर्मल, ठीक है, और ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन यहाँ इस तरीके से कर रहा है, ठीक है, और ये रेडियस है r ना, और ये जो एंगल है ये है थीटा, ठीक है। अब बताइए मुझे, पार्टिकल का मोशन केवल और केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है यस सर। है ना? यस सर। इस पैराबोलॉइड में एक ही z नॉट पे वो मूव कर रहा है, मतलब कि सर्कल में। इसका मतलब है कि y डायरेक्शन में कोई मोशन है क्या? नो नो सर। सर, इसका मतलब है कि Fy कितना होगा नेट? 0. 0। तो होगा। अब बताइए, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो n का ऊपर कंपोनेंट क्या हो जाएगा? cos थीटा। n cos थीटा हो जाएगा, और नीचे mg लग रहा है विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आ जाएगा, एक इक्वेशन आ जाएगी n cos थीटा इज इक्वल टू mg, ठीक है। अब n का कंपोनेंट इनवर्ट की डायरेक्शन में क्या होगा? सर n sin थीटा। n sin थीटा होगा, और वही n sin थीटा क्या कराएगा? सर्कुलर मोशन कराएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर Fr इज इक्वल टू mr लिखेंगे, तो n sin थीटा इनवर्ट होगा यस सर। तो होगा माइनस n sin थीटा, दिस इज इक्वल टू कितना होगा बताइए? m इंटू ए आर क्या होता है? आर डबल डॉट, तो आर तो यहाँ पे फिक्स है रेडियस, माइनस क्या स्पीड पूछा है ना हमसे, वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। तो यहां से हमारा आ जाएगा n साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। अब नॉर्मल फोर्स है और हमें स्पीड निकालनी है, तो एक बार आप दो में से एक को डिवाइड कर दो तो नॉर्मल एलिमिनेट हो जाएगा। दो में से एक को डिवाइड करेंगे तो आएगा टेन थीटा इज इक्वल टू, m से m कैंसिल हो जाएगा, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी आर, ठीक है। तो फ्रॉम हियर v स्क्वायर विल बी टेन थीटा इंटू जी आर। तो v स्क्वायर विल बी, टेन थीटा की वैल्यू कितनी निकाली हमने? 2 अंडर रूट जेड नॉट ए, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी निकाली हमने? जी तो वही का वही है। आर की वैल्यू कितनी है रेडियस की? आर की वैल्यू एक्स नॉट जो कि है अंडर रूट जेड नॉट बाय ए, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2g जेड नॉट, तो वी आ जाएगा अंडर रूट 2g इंटू जेड नॉट। तो किसी जेड नॉट पे उस पार्टिकल को इस पैराबोलॉइड में सर्कुलर मोशन कराने के लिए इतनी स्पीड की आवश्यकता है। तो जैसे जैसे जेड नॉट बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड भी हमें बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। लिख लीजिए इसे सब लोग। सर वहाँ पर एफ जेड 0 होगा ना? क्या हुआ? एफ जेड सर 0 होगा ना, जेड डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा है। हाँ सॉरी, यहाँ पे एफजेड आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सॉरी। यहाँ पे वर्टिकल है ना ये, सर स्लोप निकालने के लिए सर x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किए हैं, हम y के भी रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर सकते हैं। बिल्कुल इक्वल बिल्कुल। मैंने ये इसलिए क्या है कि, तो क्योंकि हर एक पॉइंट पे जो है सेम होगा स्लोप उस सर्कल के, है ना, सिमेट्रिक है क्योंकि सर्कल पे। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि x को 0 रखें तो z इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर रख देंगे, है ना। यस सर। सर ये लेफ्ट की तरफ में जो लास्ट में टेन थीटा इक्वल टू 2 अंडर रूट जेड नॉट ए जो किए हैं, हम्म वो ऊपर में तो आपने सर जेड नॉट बाई ए किया है, वहाँ पे तो जेड नहीं, नॉट। देखिए एक्स नॉट की वैल्यू अंडर रूट जेड नॉट बाई है, तो यहाँ पर 2a एक्स नॉट है, तो एक्स नॉट की वैल्यू यहाँ पे पुट की मैंने। ओके।
क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। लिख लिया सब लोगों ने, आप लोगों ने ये? सर 15 नो सर मिस्टेक से 20 सर 15 हो गया था। अच्छा 15 नहीं है, 20 सर आपने ही पूछा था 15? यस सर मैंने ही पूछा। 15 तो हमने क्लास में किया है, आई थिंक वो टेंशन वाला ही सेम तरह का है यस सर है ना, इसलिए मैं जिसमें 20 सर। मैक्सिमम जो है वो √GR या √5GR दो आंसर आ रहे थे ना। यस सर ध्यान में सर पढ़ना हाँ। था। 20 देख लीजिए। कौन सा? 20 20। 20 ओके, लिख लिया सबने ये? सर हो गया। 20 कहता है at a curved path of the road bed is raised a little bit on a side way from center. ओके, तो 20 में क्या दिक्कत आ रही है? 20 तो सिंपल लग रहा है मुझे। देखिए, a curved path of the road weight is raised a little bit side away from the center of the curved path. ओके, तो क्या कह रहा है कि जैसे आप लोग उन्होंने नोटिस किया होगा कि जो कर्व है, जो रोड होता है ना, जैसे रोड पे कहीं टर्न लेते हैं तो जहां पर टर्न लेते हैं वहां पर इनवर्ड वाला पॉइंट नीचे होता है और आउटवर्ड वाला थोड़ा ऊपर होता है। आपने देखा होगा ना, इस तरह से गाड़ी जा रही है इधर, सर इंक्लाइन होता है थोड़ा। है ना, इंक्लाइन होता है ना। वो इंक्लाइन इसीलिए होता है ताकि नॉर्मल फोर्स अपना काम कर सके। समझ के बात? तो यहाँ पर जो है इस तरीके से ये सेंटर है मान लो, और यहाँ पर जो है कर्व्ड है ये थीटा से। हमसे थीटा ही पूछा है ना, हाँ थीटा से, तो इधर नॉर्मल लग रहा है, ठीक है। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो इधर होगा n sin थीटा, इधर होगा n cos थीटा, और इधर होगा mg। तो n sin थीटा तो जो है mg को बैलेंस करेगा, और n cos थीटा जो है उसको इस तरह से घुमाएगा रोड को, है ना। तो वापस से वही लगा देंगे, n sin थीटा इज इक्वल टू mg एंड n cos थीटा जो है उसकी वैल्यू आएगी mv²/r। ठीक है, तो यहां से आएगा tan थीटा इज इक्वल टू GR/v²। तो आंसर हो जाएगा इसका सर ये ऊपर वाला कंपोनेंट cos थीटा नहीं हो? क्या होगा? सर थीटा जो वर्टिकल थीटा सीधा से वेट को बैलेंस करेगा। क्या होगा? देखिए ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये, हाँ ये भी थीटा होगा, सॉरी ऊपर वाला cos थीटा होगा ना। यस यस सर। सर। हाँ हाँ, तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू v²/GR। तो कौन सा डी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में बताइए कौन सा डाउट है? 22। 21 भी किसका है? 21 तो हो जाएगा यस सर अब तो हो जाए। है ना। अब 22 में पूछा है if the overbridge is concave instead of being convex, the thrust on the road at the highest point will be. Okay. अच्छा, देखिए इसमें आप करेक्शन कर लीजिए एक बार। जो आप जैसे मान लो कहीं जाते हैं तो ओवरब्रिज जो है कहाँ पे होता है? ओवरब्रिज मान लो हमें पॉइंट यहाँ से यहाँ पे जाना है, तो ओवरब्रिज जनरली इस तरह से बनता है ना, यस सर। है ना, यहाँ से गाड़ी आती है। तो ये है, प्रोजेक्ट तो वो बोल रहा है कि इस पॉइंट पे अगर हमें निकालना है क्या, नॉर्मल निकालना है, थ्रस्ट निकालना है, इस पॉइंट पे थ्रस्ट निकालना है। बट कब निकालना है? जब इस तरीके से नहीं हो,
वो ब्रिज इस तरीके से हो। समझ गए बात? जनरली आप जाते हैं तो ओवरब्रिज इस तरीके से होता है ना, ऊपर से, यस सर। है ना। बट वो बोल रहा है कि इस पॉइंट पे निकालो, बट ओवरब्रिज जो है अब इस तरीके से है। समझ गए बात आप? यस तो सर ना? लोएस्ट पोजीशन होगा। हाँ मतलब ठीक है, उसमें लोवेस्ट, आप सही कह रहे हैं, क्वेश्चन में थोड़ी एम्बिग्यूटी है, उसमें लोवेस्ट होना चाहिए। बट उसका कहने का मतलब है कि अगर इस कॉन्वेक्स का हाईएस्ट पॉइंट है, इसको नीचे करेंगे तो ये बन जाएगा ना। कॉन्वेक्स का हाईएस्ट पॉइंट बोला है उसने, तो कॉन्वेक्स का हाईएस्ट पॉइंट ऐसा करेंगे तो कॉन्केव का नीचे पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, तो ओके यहाँ पर आपको थ्रस्ट निकालना है। तो देखिए आप यहाँ पर मान लो स्पीड v से जा रहा है, किस टर्म्स में दिया है ये, v से ना, स्पीड v से जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऊपर लगेगा नॉर्मल, नीचे लगेगा mg। ठीक है, तो लगा दीजिए यहाँ पर एफ आर इज इक्वल टू MAR। तो एफ आर तो क्या है, देखिए एफ आर तो होगा -n + mg। समझ गए बात? क्योंकि इसका सेंटर कुछ इधर होगा, तो n तो माइनस डायरेक्शन में है और mg पॉजिटिव आर कैप में है। तो -m + mg इज इक्वल टू m इंटू a तो होता है हमारा -v²/r। तो यहां से आ जाएगा हमारा n इज इक्वल टू mg + mv²/r। ठीक है, अब बताइए मुझे कि अगर मैं यहां पर थ्रस्ट निकालूं अगर, तो कितना आता है कॉन्वेक्स के केस में? ये तो हमने कॉनकेव के केस में निकाला। इस केस में क्या होता है थ्रस्ट? ये थ्रस्ट जो है इस केस में है, ये थ्रस्ट जो है इस केस में है सर माइनस हो जाएगा सेंट्रीपिटल वाला। है ना। अगर मैं इस केस में ये निकालता हूं, इस केस में थ्रस्ट, तो देखिए n ऊपर होगा, mg नीचे होगा, और ये v से जा रहा है। तो यहां पर हो जाएगा n - mg इज इक्वल टू -mv²/r। तो n इज इक्वल टू mg - mv²/r। तो देखिए जो कॉनकेव वाला केस है उसमें n में प्लस है, और जो कॉन्वेक्स वाला केस है उसमें n में माइनस है। इसका मतलब क्या है कि इस तरीके से जाएंगे तो हाईएस्ट पॉइंट पे, जो इस पॉइंट पे जो रोड के ऊपर फोर्स लगाएंगी गाड़ियां वो काफी कम लगाएंगी, क्योंकि माइनस है ना। यस सर। और यहाँ पर जो है गाड़ियां फोर्स काफी तेजी से लगाएगी। इसका मतलब है कि ब्रिज की स्ट्रेंथ अगर कम हुई तो गाड़ी उसको, ब्रिज को तोड़ भी सकती है। समझ गए बात आप? यस सर। है ना। इसीलिए हम ओवरब्रिज इस तरीके का नहीं बनाते, क्योंकि गाड़ी जाएगी एकदम से तो लोएस्ट पॉइंट पे जो है एकदम से बहुत सारा थ्रस्ट लगाएगी, और जितनी स्पीड से जाएगी उतना ज्यादा थ्रस्ट होगा, है ना। और यहाँ पर आप देखिए जितनी स्पीड से जाएगी उतना कम थ्रस्ट होगा, क्योंकि माइनस में है वो, इस तरीके से। तो इसीलिए ओवरब्रिज इस तरीके से होते हैं कॉन्वेक्स। बट सर ये मास पे भी डिपेंड कर रहा है। मास पे भी डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल। जितना देखिए जितनी भारी गाड़ी होगी उतनी ज्यादा थ्रस्ट लगाएगी ना, यस है ना। नॉर्मल को इसमें थ्रस्ट बोला है हमने। हाँ, थ्रस्ट मतलब कि फोर्स लगा रहा है तो फोर्स कौन सी लगाएगी, नॉर्मली लगाएगा। ओके, अगला बताइए कौन सा है इसके बाद में। थ्रस्ट तो नॉर्मल ही फोर्स में होता है। हाँ, इसके बाद में कौन सा डाउट है आपका, लिख लीजिए इसे 1 मिनट। सर थ्रस्ट का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगा? 22 के बाद में 30 डाउट है आपका, 22 के बाद में 30 डाउट है। ओके सर थ्रस्ट का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगा? क्या? सर थ्रस्ट का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगा? थ्रस्ट का मतलब होता है फोर्स लगाना, थ्रस्ट का मतलब फोर्स होता है। सर वो तो मालूम है कि थ्रस्ट मतलब फोर्स होगा, लेकिन सर मतलब किस उसमें रेफरेंस में बोलते हैं थ्रस्ट है नॉर्मल नहीं है, तो सर एक बार क्लियर कर दीजिए। थ्रस्ट का मतलब जो है वो है, थ्रस्ट अलग अलग केस में अलग अलग हो सकता है। जैसे यहाँ पर क्या है कि नॉर्मल फोर्स थ्रस्ट है। अगर हम अब आगे पढ़ेंगे, हम जब थ्रस्ट की आपको फॉर्मल डेफिनेशन लिखूंगा वो पढ़ेंगे वेरिएबल मास सिस्टम। उसमें क्या होगा कि रॉकेट के ऊपर थ्रस्ट लगाएगा, फ्यूल बर्न करेगा, तो है ना, तो वो थ्रस्ट होगा एक। तो थ्रस्ट का अलग अलग केस में अलग अलग हो सकता है। ठीक है,
ओके, इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा बचा है? क्वेश्चन नंबर आपका बचा है 30, 37, 32 एंड 35। 30, 30 नंबर 19 भी समझा दीजिए थोड़ा। कौन सा वाला? सर 19। 19 देखते हैं अभी, एक मिनट। थर्टी फाइव, 37, ठीक है। ओके, लिख लिया आप लोगों ने ये? यस सर इसके तो पहले हम देखते हैं 37 क्वेश्चन नंबर। 37 क्या कहता है? A particle is to slide along a horizontal circular path on the inner surface of the funnel as shown in figure. The surface of the funnel is frictionless. What must be the speed of the particle in terms of FR and theta? तो ये तो हो जाना चाहिए यार, इस तरह के तो हमने अभी 3-4 सवाल कर लिए। ये R है और ये जो है थीटा है। स्पीड निकालना है ना? हाँ, तो यहां पर इधर नॉर्मल फोर्स लगेगा, तो नॉर्मल फोर्स का ऊपर वाला कंपोनेंट क्या होगा? ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये थीटा होगा। n sin थीटा होगा। ऊपर वाला कंपोनेंट होगा n sin थीटा और अंदर वाला कंपोनेंट होगा n cos थीटा, नीचे लगेगा mg। अब सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इन द वर्टिकल डायरेक्शन नो फोर्स, F vertical is 0. If F vertical is 0, that means n sin theta is equal to mg. Next thing is that n Fr is equal to MAR. Okay, so if Fr is equal to MAR, Fr is minus n cos theta is equal to m into what is AR? AR is minus V square by R. Okay, so from here we'll get n cos theta is equal to mv square by R. Okay, this is 1, this is 2. We are asked the speed. तो 2 by 1 कर दीजिए एक बार। 2 by 1 करेंगे अगर हम, तो यहां से तो आएगा cot थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय ये आर है, v स्क्वायर बाय जी आर। तो यहां से आएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट कॉट थीटा इंटू जी आर। ओके, थर्टी टू में क्यों डाउट है आपको? 32 में क्या कह रहा है? सर जस्ट 1 मिनट। हाँ बताइए। सर आपने अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 में सर जो y को 0 पुट कर दिया सर, जो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू a इक्वल टू z था सर, जो y को जो 0 कर दिया सर, थोड़ा समझ नहीं आ रहा है सर क्या क्यों? वो क्लास के बाद आपको देख लेंगे, ठीक है? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए एक बार। देखिए 32 तो हमने क्लास में कराया है। किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे कितना
किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे कितना टेंशन लगेगा, वो तो मैंने करवाया आपको। ये लिख लिया आप लोगों ने ये वाला? यस सर। यस सर। 32 कहता है कि a bob of mass m is attached to one end of the string of length l. This is kept in horizontal position and released from rest. तो पार्टिकल जो है यहाँ पर ओके ये रेस्ट से रिलीज कर दिया गया है इसको, ठीक है। ओके, एट व्हाट एंगल फ्रॉम द वर्टिकल विल द टेंशन इन द स्ट्रिंग इक्वल टू द वेट ऑफ द वेट इन मैग्नीट्यूड। ओके, तो अब ये यहाँ से रिलीज करेंगे तो यहाँ पे किसी एक एंगल पे आएगा ये, ठीक है, थीटा पे आएगा। थीटा फ्रॉम वर्टिकल दिया हुआ है या हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है? वर्टिकल। वर्टिकल, escape the horizontal position। वर्टिकल। ओके, यही दिया है क्वेश्चन में, है ना। तो अब हमें टेंशन की वैल्यू दी है इस पॉइंट पे वेट, तो एंगल निकालना है, ठीक है। तो थीटा तो हमें निकालना है और टेंशन की वैल्यू mg दी हुई है। ओके, अब बताइए सपोज ये स्पीड v से जा रहा है, स्पीड v से जा रहा है, तो यहाँ पर टेंशन है, तो टेंशन का इधर कंपोनेंट क्या होगा? सॉरी, नॉट इधर कंपोनेंट। सबसे पहले हम स्पीड निकाल लेते हैं। तो स्पीड कैसे निकालेंगे बताइए? यहां से रिलीज किया और यहाँ पे स्पीड निकालनी है, एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर सकते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन से। ठीक है, तो सपोज जो है इस पॉइंट को मैं रेफरेंस पॉइंट लेता हूं एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। तो ये इनिशियल पॉइंट है आपका और ये जो है फाइनल पॉइंट है। तो टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट प्लस potential energy at initial point is equal to kinetic energy at final point plus potential energy at final point. What is kinetic energy at initial point? So 0. It is released from rest. Yes sir. So it is 0. What is potential energy at initial point? I have taken this as a reference. 0. Yes sir. Is equal to. What is kinetic energy at the final point? Half mv square. half mv square। What is the potential energy at the final point? What is this height? mg l minus l L sin theta। L cos theta or sin theta? Sir cos theta। cos theta। L cos theta होगा, बट प्लस में होगा माइनस में होगा? माइनस में होगा। माइनस में होगा। ओके, तो यहां से हमारा आ जाएगा v कितना आ जाएगा हमारा? v स्क्वायर आ जाएगा 2gl cos थीटा। अब इस पॉइंट पे हम लगा दीजिए FR इज इक्वल टू MAR। टेंशन फोर्स लगेगा इधर, तो प्लस टी आएगा माइनस टी आएगा यहाँ पे? माइनस टी इज इक्वल टू m इंटू VR इज माइनस v स्क्वायर बाय R, है ना। तो t इज इक्वल टू दिया हुआ है mv स्क्वायर बाय R। t की वैल्यू कितनी दी हुई है इसने? mg दी हुई है, इज इक्वल टू m बाय R, और v स्क्वायर यहां से रख दीजिए, तो आएगा 2gl cos थीटा। ठीक है, तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, और ये R और L मैंने यहाँ पे R लिख दिया ना। ओके, 2g mv स्क्वायर बाय L है, L से L कैंसिल हो जाएगा। mg नहीं लगे डाउनवर्ड? नहीं, हाँ आप सही कह रहे हैं, मैंने यहाँ पे गलती कर दी। देखिए mg इधर है ना। यस सर। mg का इधर वाला कंपोनेंट भी तो होगा ना कुछ? यस सर। क्या होगा? mg cos थीटा, है ना। तो माइनस टी होगा और mg cos थीटा प्लस में होगा ना। t minus mg cos theta equal c square by
mv हाँ स्क्वायर। हाँ सही कह रहे हो आप। T माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू ठीक है, तो T की वैल्यू तो एम जी है, माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय एल। तो वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ कहेंगे तो 2 mg कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा एम जी इज इक्वल टू 3 mg कॉस थीटा। तो थीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/3। सर आपने जो कल बताया था वर्टिकली अगर मोशन हो रहा है तो हम टेंशन का कंपोनेंट नहीं लेते सर, इसलिए हमने नहीं लिया नहीं तो। हाँ हाँ सही किया, क्योंकि वर्टिकल मोशन हो रहा है तो टेंशन फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 नहीं होगा। यस सर। ठीक है, ओके। 35 को हम जो है अभी थोड़ा बाद में देखते हैं। ठीक है, 35 और 30 इन दो बचे हैं क्वेश्चंस। आज काफी डिस्कस हो गया, थोड़ा पढ़ लेते हैं। ओके, लिख लिया सबने ये? यस सर। ओके, यस सर। 2 क्वेश्चन बचे हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ना थोड़ा। ठीक है, ओके। थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखती है क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक सेमी सर्कुलर मतलब सेमी हेमिस्फेरिकल एक डोम टाइप का है। ठीक है, आपको यहां से मान लो इस ब्लॉक को रिलीज किया गया है हाईएस्ट पॉइंट से। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट से रिलीज किया है तो, और ये थीटा है ना। थीटा पे जो है वो ब्लॉक यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको निकालना है कैलकुलेट, और ये दिया हुआ है हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर कैलकुलेट वैल्यू ऑफ थीटा at which the block will leave the hemisphere. Okay, the block will leave the hemisphere. ओके, तो देखिए एक बार इस पॉइंट पे अगर बात की जाए, ठीक है, तो इस पॉइंट पे रिलीज किया गया तो इनिशियल वेलोसिटी तो कितनी है? 0। अब नीचे आएगा तो इधर मान लो वेलोसिटी सपोज v एक्वायर कर लेता है स्पीड। ठीक है, तो सबसे पहले तो v निकाल लेते हैं। तो v निकालने के लिए क्या करेंगे? एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये इनिशियल है और ये फाइनल है। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? 0। ओके, व्हाट इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी? अगर मैं इसको रेफरेंस लेता हूं यहाँ पे, mgr। रेफरेंस अगर यहाँ पे है तो ये जो है आर है, तो mgr कितना है ये? एम mgr जी आर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी है? हाफ mv स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी?
mg l minus cos आर माइनस देखिए ये तो टोटल आर cos है थीटा ही हो जाएगा सर। और ये जो है वो कितना है आर और कॉस cos थीटा। थीटा तो रिमेनिंग हाइट कितनी है? नहीं आर कॉस माइनस थीटा ही तो हो जाएगा ना, क्योंकि रेफरेंस Yes, हमने ये sir. लिया है। सर वही हो जाएगा, नीचे रेफरेंस हमने लिया ये है। लिया है तो आर कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर है ये? यस ओके तो ये एक तो इक्वेशन हमारे पास ये आ गई वी स्क्वायर वाली, ठीक है। फ्रॉम हियर वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, एम से तो कैंसिल हो जाएगा, 2 GR 1 माइनस कॉस थीटा ना। तो वेलोसिटी तो स्पीड तो हमारी ये आ गई, ठीक है। अब इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे क्या लग रहा है, एक तो नीचे mg लग रहा है, एक इधर नॉर्मल लग रहा है, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं एफ आर इज इक्वल टू एम इंटू ए आर, तो एफ आर के क्या क्या कंपोनेंट हो गए, नॉर्मल फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव में होगा नेगेटिव में होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव क्योंकि इधर है तो एन। और mg का कौन सा कंपोनेंट होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा कॉस है। वाला mg का इधर कौन सा कंपोनेंट होगा, कॉस कॉस वाला होगा। और कॉस वाला पॉजिटिव में होगा नेगेटिव में होगा, नेगेटिव नेगेटिव में, क्योंकि इनवर्ट है वो। इज इक्वल टू m इंटू ए आर इज नथिंग बट माइनस वी स्क्वायर बाय आर। अब बताइए जब ब्लॉक जस्ट लीव करने वाला होगा तो नॉर्मल फोर्स 0 हो जाएगा यस यस सर ना, जस्ट लीव करने वाला होगा तो नॉर्मल फोर्स 0 हो जाएगा। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, mg cos थीटा इज इक्वल टू m तो कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा g cos थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, और ये आर कैपिटल है, ठीक है। तो g cos थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, आप यहां से पुट कर दीजिए, यहां से पुट कर दीजिए तो हो जाएगा 2GR, है ना। तो 2G इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहां से ये आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉस थीटा। सर ऊपर वाले में थोड़ी मिस्टेक है सर, 2 माइनस कोस थीटा होगा, GR इंटू 2 माइनस कोस थीटा। क्या वी स्क्वायर इज इक्वल टू GR इंटू 2 माइनस कोस थीटा। नहीं, ये सही तो है ना, 2GR इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्या कोस दिक्कत है, थीटा फैक्टर, क्या हुआ, सॉरी सर, यस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/3, थीटा जो है कॉस इनवर्स 2/3 आएगा। ठीक है, सर वो कैसे किया, एफ आर इक्वल टू एम ए आर के बाद एन को 0 क्यों? मैंने क्या बोला कि आपको वैल्यू ऑफ थीटा निकालना है, एट विच द ब्लॉक विल लीव द हेमिस्फीयर। तो जब लीव करेगा ब्लॉक तब नॉर्मल 0 हो जाएगा ना। अच्छा यस तो ऊपर वाला हमने इक्वेशन लिखा है एनर्जी कंजर्वेशन से, नीचे से लिखा है सेंट्रीपिटल फोर्स से। सर यहाँ पे तो नॉर्मल कंपोनेंट का दोनों कंपोनेंट डिवीजन होना चाहिए। क्या सर यहाँ पे एन का तो एक हॉरिजॉन्टल एंड पार्टिकल डिवीजन होगा नहीं? एन का हॉरिजॉन्टल क्या, सर नॉर्मल कंपोनेंट का दोनों तरफ तो डिवीजन होना चाहिए, एक क्यों? वर्टिकल क्यों वर्टिकल हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, तो उससे क्या करेंगे हम, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हमने कर लिया, बिल्कुल सही बात है। तो उसका उसका पर्पस क्या है, आप क्या क्या कहना चाहते हैं, क्यों करेंगे? मतलब यहाँ पे जो एन माइनस एम जी कॉस थीटा हो वो तो एन साइन थीटा माइनस एम जी कॉस थीटा होना चाहिए। नहीं नहीं, देखिए ये एन जो है ये तो नॉर्मल पे है ना, तो ये तो सेंटर से पास करेगा ना। सर ये भी तो वही वर्टिकल मोशन वाला केस है, तो इधर एन का कंपोनेंट तो नहीं दे सकते सर। एन तो इसी डायरेक्शन में है ना, तो एफ आर तो एन तो आर के डायरेक्शन में ही है ऑलरेडी, तो उसका कंपोनेंट क्यों लेंगे? किसी भी सर्कल पे नॉर्मल सेंटर से पास होता है ना। यस सर ठीक है, लिख लिया सबने ये?
यस सर। ओके, तो आप क्वेश्चन नंबर ट्राई कीजिए, आप 2.3 का एक बार 13 ट्राई कीजिए। असाइनमेंट 2.3 का क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई कीजिए एक बार। टू आर अपॉन थ्री आर 2/3 यार। क्या होगा बताइए? ऑप्शन बी बी है। ऑप्शन। ठीक है, तो इसने ये पूछा है कि हाइट पूछा है। ठीक है, तो यहां से ब्लॉक को रिलीज किया गया है, आर है, तो किस हाइट पे जो है वो लीव करेगा, ये एच पूछा है ना, एच पूछा है, मतलब ये वाला हाइट पूछा है। तो हमें पता है कि थीटा तो पता है ना हमें, कॉस थीटा कितना होता है 2/3, 2/3 तो एच क्या होगा, आर कॉस थीटा होगा, है ना, ये इतना एच है, आर कॉस थीटा, तो जाएगा आर इंटू 2/3। क्लियर है? यस सर। ओके, अब आप लोग एक बार होमवर्क में ट्राई कीजिएगा, होमवर्क में ट्राई कीजिएगा आप लोग। असाइनमेंट 2.3 का क्वेश्चन नंबर 12, असाइनमेंट 2.4 का क्वेश्चन नंबर 17 और 23, ये होमवर्क में ट्राई कीजिए। सर सर जस्ट 1 मिनट। हाँ बताइए। एक और प्रीवियस स्लाइड दिखा। ये किसी इससे साउंड आ रहा है, थोड़ा बंद कर लीजिए, वो किससे आ रहा है ये? हाँ बताइए, क्या पूछ रहे हैं आप? सर प्रीवियस स्लाइड के लिए। यार ये साउंड कहाँ से आ रहा है? प्रीवियस स्लाइड, ओके। ओके सर, डन। ओके, सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट, ठीक है, तो हमने सर्कुलर मोशन का डायनामिक्स स्टार्ट किया था, ओके। उसके बाद में हमने क्या किया, सर्कुलर मोशन के डायनामिक्स के बाद में अलग अलग फोर्सेस पढ़े हैं जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने टेंशन देखा कि स्ट्रिंग से घुमा रहे हैं हम किसी पार्टिकल को, तो सर्कुलर मोशन कर सकता है, तो वो टेंशन फोर्स वाज वर्किंग एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर हमने देखा कि नॉर्मल फोर्स कैसे काम करता है सेंट्रीपिटल फोर्स से, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं कि फ्रिक्शन का रोल क्या होगा इन सर्कुलर मोशन, ठीक है। एक एक करके सब फोर्स देखेंगे, तो फ्रिक्शन, रोल ऑफ फ्रिक्शन इन सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट तो सारे वही रहेंगे जो हमने न्यूटन्स लॉ में, बेसिक्स न्यूटन्स लॉ में देखे थे। क्या फ्रिक्शन जो है दो तरीके के होते हैं, एक फ्रिक्शन होता है काइनेटिक, एक होता है स्टैटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है म्यू के इनटू नॉर्मल फोर्स, और स्टैटिक फ्रिक्शन का काइनेटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम नहीं, काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू होता है म्यू के इनटू नॉर्मल फोर्स, और स्टैटिक फ्रिक्शन का जो है
मैक्सिमम वैल्यू होता है म्यू एस इंटू नॉर्मल फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स एक्ट किस तरीके से करता है, सो दैट इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस। ठीक है, फ्रिक्शन का इतना ही गेम है। ओके ओके, तो एक बार हम फ्रिक्शन फोर्स को एक क्वेश्चन से देखते हैं, एक क्वेश्चन से देखते हैं फ्रिक्शन को। इसको ट्राई कीजिए, इसमें कुछ सर्कुलर मोशन का रोल नहीं है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ आपको आता है कि नहीं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर जस्ट 1 मिनट, 2.3 का 8 6 नहीं 8, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, 2.3 है ना। तो इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 8 सब देखिए। इसमें दिया हुआ है कि हॉलो सिलेंडर ऑफ रेडियस r rotates with constant angular speed omega about its axis. An insect is sitting on the inner surface. The coefficient of friction between the insect and the cylinder must be. तो देखिए ये सिलेंडर जो है वो ओमेगा से घूम रहा है अबाउट इट्स एक्सिस। ठीक है, अबाउट इट्स एक्सिस ओमेगा से घूम रहा है और ये है आर रेडियस का। ठीक है, यहां पर इंसेक्ट है। ठीक है, अब उसने बोला है कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है। तो देखिए इंसेक्ट और सिलेंडर के बीच में कौन कौन से फोर्सेस होंगे सर? नॉर्मल एक फोर्स तो था, पहली बात तो कि इंसेक्ट के ऊपर सरफेस जो है नॉर्मल फोर्स लगाएगा किधर, इनवर्ट। क्लियर बात सबको? यस सर, एमजी डाउनवर्ड्स लगेगा। डाउनवर्ड लगे। एक और फोर्स कौन सा लगेगा, mg नीचे, फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। ठीक है। अब mg क्या करेगा, नीचे लगेगा, तो mg जो है इंसेक्ट को नीचे ले जाने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा बताइए, ऊपर लगेगा, F। ठीक है, तो अब मुझे बताइए यहाँ पर कि अगर मैं लिखूं Fr इज इक्वल टू MAR तो क्या होगा, Fr कितना होगा बताइए। -n। ये इंसेक्ट इस तरह से सर्कुलर मोशन करेगा, -n होगा, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। m इंटू AR क्या होगा, -v²। यहाँ पर v नहीं दिया, यहाँ पे ओमेगा दिया हुआ है, तो -ω²r है ना। यस सर। तो नॉर्मल की वैल्यू तो हो गई हमारी m⍵²r। ठीक है, अब हमसे पूछा इसने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए। ठीक है, तो अब बताइए मुझे कि यहां पर जो है फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, उसको बैलेंस कर रहा है mg को। यस सर। यस सर। ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स जो है वो क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा ना। यस सर। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू μn। ठीक है, तो फ्रिक्शन इज लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू एन की वैल्यू क्या है, m⍵²r। फ्रिक्शन है mg, mg इज लेस देन इक्वल टू म्यू m⍵²r। तो यहां से आ जाएगा म्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू g/ω²r। सर फ्रिक्शन की डायरेक्शन एक बार और समझा। देखिए नॉर्मल फोर्स तो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है, तो नॉर्मल में कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर एक और फोर्स लग रहा है mg जो कि नीचे है, तो mg नीचे लग रहा है, तो ग्रेविटी जो है पार्टिकल को नीचे खींचने की कोशिश करेगी, है ना।
तो पार्टिकल को नीचे खींचने की कोशिश करेगी तो सरफेस का काम क्या है, इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन, तो अपोज करना है उसको तो फ्रिक्शन ऊपर लगा देगा ये। सर पर ऐसा नहीं हो सकता कि अगर सिलेंडर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज फ्रिक्शन लगे इस तरीके से कुछ? हाँ वैसा लग सकता है, उस डायरेक्शन में लग सकता है, बट उस डायरेक्शन में जो है mg को थोड़ी कुछ बैलेंस आउट करेगा। मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूँ ना, मैं जो है इस वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। ओके सर। समझ गए? सर उसको कौन बैलेंस करेगा सर? आप इससे तो आपका क्वेश्चन क्या था कि mg जो है वो सर्कल के अंदर क्यों नहीं हो सकता फ्रिक्शन फोर्स? अंदर नहीं, हाई कैप के डायरेक्शन में सर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तभी तो वहां पर रेस्ट में रहेगा। नहीं नहीं, आप क्या बोल रहे हैं कि फ्रिक्शन फोर्स किधर नहीं हो सकता? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि फ्रिक्शन फोर्स हाई कैप के डायरेक्शन में लगेगा तभी तो वो रेस्ट में रहेगा वहां पर, नहीं तो इसे स्लिप करेगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, तो उसके लिए सर ऐसा है ना, आप देखिए सबसे पहले यहाँ पर सिर्फ मैंने वर्टिकल वाला फ्रिक्शन कंसीडर किया ना, क्योंकि mg को जो हॉरिजॉन्टल वाला फ्रिक्शन है वो उससे थोड़ी मतलब mg को। ये सर ये तो मतलब उसका वेट को बैलेंस कर दे रहा है, लेकिन हाँ हाँ, बैलेंस को बेट कर दे रहा है ना। तो जो हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं उससे हमें अभी कुछ मतलब थोड़ी है, हमें तो बस mg को बैलेंस करने वाले mg को बैलेंस कर ले उतना फ्रिक्शन की आवश्यकता है बस अभी। ओके सर इसमें इंसेक्ट जो है सर्कुलर मोशन वो परफॉर्म नहीं कर रहा है ना, वो सिलेंडर पे बस अटैच्ड है, सिलेंडर ही हाँ पूरा वो रोटेट कर रही है, तो हाँ तब हाँ, सर्कल में सिलेंडर नहीं लगेगा ना सिलेंडर कुछ। से अटैच्ड है और सिलेंडर रोटेट कर रही है। तो अटैच्ड इन सर द वो, सेंस कि सिलेंडर से चिपका हुआ है वो इनसाइड। हाँ हाँ सर, तो सर वो सर्कल वाले में फ्रिक्शन नहीं लगेगा, बस वो वर्टिकल लगेगा जो ऊपर नीचे बैलेंस कर रहा होगा। हाँ हाँ ओके। अब आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, आप लोग ट्राई कीजिए असाइनमेंट 2.3 क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई कीजिए। असाइनमेंट 2.3 क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर गाइस फ्रिक्शन फोर्स किस तरीके से काम करेगा, सेंट्रीपिटल की तरह, समझ गए? यस सर। सर 20 मीटर होगा। कितना आ रहा है, सब आंसर लिखिए 20। अपना। 20। शाश्वत 20, सचिन, दीपांशु, शिवम, सुजाता 5 क्यों आ रहा है 5 किसी का? ओके तो यहां पर जो है a car turns a corner on a slippery road at a constant speed of 10 meters per second। ठीक है, तो यहां पर कार टर्न होती है, ठीक है,
कार टर्न होती है इस तरीके से। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5 द मिनिमम रेडियस ऑफ द दिस शुड बी ओके। तो यहां पर देखिए कार टर्न होगी, तो टर्न करने के लिए फ्रिक्शन काम करेगा, तो फ्रिक्शन तो इधर काम कर रहा है, ठीक है ओके। और ये रेडियस आर है, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, हमसे पूछा है कि मिनिमम रेडियस ऑफ द दिस इज मिनिमम कितनी, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इधर एफ आर इज इक्वल टू एम आर लिखेंगे, ठीक है। और स्पीड दी हुई है 10, v दिया हुआ है 10 और म्यू दिया हुआ है 0.5, ओके ठीक है। तो एफ आर इज इक्वल टू एम आर करेंगे, तो एफ आर तो क्या है माइनस एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए आर क्या है वी स्क्वायर बाय माइनस वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा एफ इज इक्वल टू एम इंटू वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। तो बताइए मुझे एफ क्या होगा, एफ इज लेस देन इक्वल टू म्यू एन, है ना। तो यहां से आ जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर इज लेस देन इक्वल टू म्यू एन। तो मास m इंटू वी स्क्वायर बाय आर इज लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू एन क्या होगा बताइए, mg के बराबर एन क्या सर। होगा, नॉर्मल फोर्स जो है वो mg को बैलेंस आउट करेगा, तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा r इज ग्रेटर देन इक्वल टू वी स्क्वायर बाय म्यू जी। r इज ग्रेटर देन इक्वल टू वी स्क्वायर कितना है, v कितना है 10 है, तो 100 बाय म्यू है 0.5 इंटू g है 10, तो r शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 20 मीटर्स। फ्रिक्शन का तो डायरेक्शन एक बार बता दो। ओके सर जस्ट 1 मिनट। हाँ पूछिए क्या हुआ। फ्रिक्शन का डायरेक्शन देखिए जब कार इस तरीके से जाएगी, टर्न होती है, तो कार टर्न होती है तो कार की टेंडेंसी क्या होती है कि वो बाहर जाने की कोशिश करेगी, यस है ना, बाहर जाने की कोशिश करेगी। तो बाहर जाने की कोशिश करेगी तो उसको कौन सा फोर्स रोकेगा, फ्रिक्शन का काम क्या है, उसको रिलेटिव मोशन को रोकना है, तो कौन सा फोर्स रोकेगा, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लग जाएगा, है ना। आपने देखा होगा जब आप जाते हैं किसी ट्रैक पे, तो आप जैसे टर्न लेते हैं वैसे आप इस तरह से हो जाते हैं ना, बाहर जाने की कोशिश करते हैं ना, यस सर। है ना। तो उस फोर्स को जो है बाहर जाने की जो टेंडेंसी है उसको कौन, फ्रिक्शन जो है उसको बैलेंस करेगा। बट यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी के फ्रिक्शन नहीं लगेगा क्या? नहीं मैंने ये नहीं बोला आपको, मैंने आपको क्या बोला था, देखिए ये मैंने इसीलिए डेफिनेशन आप फिर से देखेंगे ना फ्रिक्शन की स्टैटिक, तो उसमें मैं बहुत सटल डेफिनेशन लिखवाई है। मैंने ये नहीं बोला कि दिस इज अपोजिट टू वेलोसिटी, मैंने ये बोला है कि स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क्स इन सच अ वे दैट इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस एंड द ब्लॉक, है ना। तो यहां पर देखिए जो है कार में व्हील्स होंगे ना, व्हील्स, यस सर। समझ के बाद, तो व्हील जो है स्लाइड तो नहीं करेगा, व्हील तो रोल कर रहा है। बाकी जब रोल करेगा सर्कुलर मोशन में तो कार की टेंडेंसी होगी कि वो आउटवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहेगा, स्लाइड करना चाहेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, समझ के बाद। सर ये आर की मिनिमम वैल्यू है ना 20 हाँ मीटर आर की मिनिमम है कि मतलब इससे अगर कम आपने टर्न लिया, इसीलिए हम क्या करते हैं, देखिए जब भी हम टर्न लेते हैं तो आपने देखा होगा कि हम थोड़ा लंबा वाला लेते हैं ना सेफ्टी के लिए, एकदम से थोड़ी टर्न कर लेते हैं, सर रेडियस बढ़ा देते हैं।
है ना, वो इसीलिए होता है क्योंकि फ्रिक्शन नहीं तो स्लाइड कर जाएगी गाड़ी इधर यस बाहर, सर, है ना। ज्यादा मिनिमम होगी हाँ, तो फिर जितना ज्यादा रेडियस लेंगे उतना ज्यादा सेफ होगा कि आराम से ले रहे हैं, और जितना ज्यादा जल्दी टर्न ले लेंगे उसका मतलब क्या है कि आर बहुत कम है, आर बहुत कम है मतलब कि नीचे है आर, देखिए, तो मतलब कि बहुत ज्यादा सेंट्रीपिटल की आवश्यकता है, तो हमारे पास उतना फ्रिक्शन है ही नहीं, अगर तो स्लाइड कर जाएगी बाहर की तरफ, सर समझ और गए। वो सर हाँ कार की डायमेंशन पे भी डिपेंड करता है ना सर ये हाँ, देर आर मल्टीपल फैक्टर्स ऑन विच दिस डिपेंड्स, बट एज अ जनरल बेसिक क्वेश्चन ये है। सर नॉर्मल तो इन्वर्ट लगेगा ना? नहीं नहीं, नॉर्मल इन्वर्ट क्यों लगेगा, ये देखिए ये टॉप व्यू देख रहे हैं हम, टॉप व्यू ऊपर से देख रहे हैं, तो नॉर्मल ऊपर लगेगा इधर और एमजी नीचे। अच्छा यस हाँ, ये हम ऊपर से देख रहे हैं, टॉप व्यू है ये, ऊपर से देख रहे हैं और गाड़ी टर्न हो रही है। सर बट यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन सर वेलोसिटी के अपोजिट लगेगा। ओके, अब आप लोग एक बार ट्राई कीजिए क्वेश्चन, आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा, होमवर्क में आप लोग कर लीजिएगा। असाइनमेंट 2.3 का क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 6, 16 और 15, ठीक है, 6, ओके, सर जस्ट 1 मिनट। ओके, यस, तो ये आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा, ओके। तो गाइस अभी क्लास को यहीं रोकते हैं क्योंकि मेरी एक नेक्स्ट क्लास है, ठीक है। ये बस आज की बात है, कल से फिर आपका शेड्यूल प्रॉपर हो जाएगा। अभी 1-2 दिन में थोड़ी क्या है, क्लास का टाइट शेड्यूल चल रहा है, तो एक क्वेश्चन था सर। एक क्वेश्चन सर हम इसके बाद में लेंगे क्योंकि अभी मुझे यहाँ से जाना है, ओके सर। ठीक है। तो आज बस 1-2 दिन की बात है, उसके बाद में हम प्रॉपर शेड्यूल पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ओके गाइस, तो होमवर्क जो दिए हैं वो कीजिएगा आप, ओके, और सी यू टुमारो, ठीक है। ओके सर। ओके, अच्छा एक और बात, आप लोगों का टेस्ट वेस्ट अभी है इस संडे या फिर नेक्स्ट वीक में कुछ? नहीं पता सर, नहीं सर, अभी तो पता ठीक है, नहीं सर, ठीक शेड्यूल नहीं है, आया ओके था। ओके, तो मैं शेड्यूल कराता हूँ फिर टेस्ट, ओके। सर इस संडे है हमारा टेस्ट। इस संडे है, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीक शेड्यूल करा दूंगा, हेलो सर। ओके। सर हाँ सर, टेलीग्राम चैनल का लिंक भेज दीजिए, लिंक शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम का लिंक, ओके, मैं आपको भेज दूंगा टेलीग्राम का लिंक, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक में आप किसी स्टूडेंट से कनेक्टेड हैं क्या? नहीं नहीं। तो कोई स्टूडेंट इनसे कनेक्ट हो जाइए एक बार, ओके मतलब, है ना, और फिर मैं उनसे कनेक्ट होकर आप ले लीजिएगा टेलीग्राम, ठीक है। आप नए स्टूडेंट है क्या? हाँ सर, ये स्टडी ज्वाइन किया था। ओके ओके, श्योर, ठीक है। ओके गाइस, गुड बाय, सी यू टुमारो। थैंक यू।